हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पवार एग्री हब। दोस्तों, आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक छोटा सा पार्ट है। जी हाँ, पार्ट तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है और इससे मिनिमम एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हरी खाद या फिर ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग जैसा कि अपना नाम से बता रही है कि इसमें ग्रीन या फिर किसी हरे पार्ट से हम क्या करते हैं, मैन्योर या फिर खाद उत्पन्न करते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग को हम हिंदी में क्या कहेंगे, हरी खाद। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, एनी पार्ट और एनी प्लांट विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल with the aim of increasing the fertility which is physical, chemical और biological properties of the soil। हिंदी में अगर हम कहें तो हमारी मृदा की उर्वरता और उसकी जितनी भी हमारी दशाएं होती है, भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक, उन सभी को सुधारने की दृष्टि से और उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने की दृष्टि से जब हम किसी हरे पौधे को मिट्टी में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग। ओके, तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। सेकंड हम बात करें कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। तो जितनी भी फसलें हम उपयोग करेंगे, जो भी पादप हम उपयोग करेंगे ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो मुख्यतः इसकी 5 विशेषताएं हैं। पहली तो है शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब उसका जीवन चक्र कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कम से कम वो 4 से 6 हमारे हफ्ते जो है उसके अंदर अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेती हो, ताकि बहुत जल्दी से हमारी ये जो फसल है वो हमें खाद दे सके। सेकंड है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो फसलें हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसलें होती है। कारण बिल्कुल सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं लेग्यूमिनेसी फसलें जो है उनकी जड़ों के साथ एक बैक्टीरिया रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। और राइजोबियम का कार्य क्या है, वातावरणीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, उसका स्थिरीकरण करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी की फसलें यूज़ करने से नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी। थर्ड हम बात करें तो इनकी पादप जो भाग है वो कैसे होने चाहिए, कोमल होने चाहिए, ताकि उनका अपघटन या फिर उनका डीकम्पोजिशन जो है वो बहुत ही ईजीली हो सके। फोर्थ हम बात करें तो ये कम समय में बहुत अधिक वानस्पतिक वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। कारण क्या है कि बिल्कुल छोटे समय में 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही हमें बहुत सारा बायोमास या बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा। और लास्ट हम बात करें तो ये फसलें कीट और रोग के प्रति कैसी होनी चाहिए, प्रतिरोधक होनी चाहिए, ताकि इनमें कोई नुकसान भी नहीं हो और इससे हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर भी कोई रोग या कीट नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये मुख्यतः क्या हुई, इसकी 5 इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो गई। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से हरी खाद की फसलों की विशेषताएं हैं। तो अगर आप वहाँ पर इन 5 में से कोई विशेषता देखते हैं तो आपका आंसर सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में। तो हमारी जो ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद के प्रकार है वो मुख्य रूप से 2 तरह के हैं। पहला है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। ओके, सीटू का मतलब होता है स्थान और इनका मतलब क्या हुआ, अंदर, और एक्स का मतलब क्या हुआ, बाहर। तो इन सीटू का मतलब क्या हो गया, जिस स्थान पर हमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी है वहीं पर हम हमारी फसल को उगाएंगे। ओके, तो जहाँ पर मिलाना है फसल को वहीं पर उगाना है, उसे हम क्या कहेंगे, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स सीटू, मतलब जिस जगह पर हमें फसल को मिलाना है उस जगह पर नहीं उगाएंगे, उसे किसी दूसरी जगह से लेकर आएंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करें तो ये कौन सी फसलें होती हैं। तो इन सीटू के अंदर ज़्यादातर जो फसलें हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसलें होती है। उदाहरण हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात करें एक्स सीटू की, तो एक्स सीटू के अंदर ज़्यादातर फसलें नहीं होती, इसके अंदर ज़्यादातर वृक्ष या पेड़ होते हैं और हम उन पेड़ों की पत्तियों को तोड़ कर लाते हैं, उनको काट कर लाएंगे और उन्हें हमारी मिट्टी के अंदर खेत में मिला देंगे। ओके, तो ये डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईसीआर के अंदर पूछा गया था कि जिस जगह पर बारिश कम होती है उस जगह पर कौन सी ग्रीन मैन्योरिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं।
अगर खेत में हमें फसल उगानी है तो हमें ज़रूरत किसकी होगी, इरिगेशन की, सिंचाई की। तो जिस जगह पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उस जगह तो हम क्या करेंगे, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। और जिस जगह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर खेत में हम फसल के लिए ही पानी छोड़ रहे हैं, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए हमारे पास कोई जल उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थान पर हम क्या करेंगे, किसी भी पौधे की फसलें ले, जो हमारी पत्तियां हैं वो लेकर आएंगे, टहनियाँ लेकर आएंगे और उसे मिट्टी में मिला देंगे। तो हमें वहाँ इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस जगह पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे हमारे शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें XC2 ग्रीन मैन्योरिंग का उपयोग करना चाहिए। ओके, चलिए लास्ट हम बात कर लेते हैं कि इनकी फसलें जो है वो कौन कौन सी होती है। तो इन सीटू के लिए कुछ मुख्य फसलें हैं, पहली देख लें, वो है सनहेम्प या सनई। सेकंड बात करें तो ढेंचा। थर्ड बात करें काउपी या लोबिया। फोर्थ है हमारी ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम। और फिफ्थ है हमारी ग्वार या फिर क्लस्टर बीन। तो ये नाम है सिंपल से, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। बात करें XC2 की, तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होंगे, वृक्ष होंगे। तो वृक्षों के कुछ नाम है, जैसे गैलेरिसीडिया हो गया, महुआ, करंज या फिर सुबबूल। तो ये जो पेड़ हैं इनकी पत्तियों को हम XC2 ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यूज़ करते हैं। आई होप इस टेबल के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करें, इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में आ सकते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला है कि विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग द ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। मतलब जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर हमारी मृदा के अंदर मिलाने के लिए, हरी खाद को मिलाने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं। पहला हमको दे रखा है डिस्क प्लाव, दूसरा दिया है चिजल प्लाव, थर्ड हमको दिया है इसके अंदर MB प्लाव और फोर्थ दिया है डिस्क हैरो। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो MB प्लाव है, जो थर्ड ऑप्शन है, उसका हम मुख्यतः उपयोग करते हैं। डिस्क प्लाव का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये चीज़ों को सिर्फ काटता है, उससे वहाँ पर मिट्टी को इतना ज़्यादा पलटता नहीं है। लेकिन MB प्लाव मुख्यतः काम ही यही करता है कि वो मिट्टी को काट कर पलट देता है। इसीलिए हमें यहाँ पर मिट्टी में पलटने के लिए या मिलाने के लिए MB प्लाव का उपयोग करना होगा। ये क्वेश्चन हमसे जेट के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ ढेंचा। तो ढेंचा जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहला नाम क्या दिया हुआ है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। अगर आपको नहीं पता है कि ये किसका नाम है तो मैं बता दूं कि ये ग्वार का साइंटिफिक नेम होता है। क्या नाम है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। सेकंड बात करें क्रोटोलेरिया जुन्सिया, तो ये किसका नाम होता है, सनई का नाम है। थर्ड हम बात करें विग्ना रेडिएटा, तो ये किसका नाम है, ग्रीन ग्राम या फिर मूंग का नाम है। ओके, और लास्ट बात करें सेसबेनिया रोस्टाटा, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। सेसबेनिया रोस्टाटा किसका नाम होता है, ढेंचा का नाम है। दोस्तों अगर आपको ब्लैक ग्राम या फिर उड़द का साइंटिफिक नेम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करें एट विच स्टेज ग्रीन मैन्योरिंग इज मिक्सड इन द सॉइल। मतलब जो हमारी हरी खाद की फसलें हैं उन्हें हम मिट्टी में किस अवस्था पर मिलाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 50% फूल आने पर। मतलब हमारी फसल के अंदर लगभग 50% खेत के अंदर फूल आ चुके हैं उस टाइम पर। सेकंड बात करें तो क्या है 50% फल आने पर। मतलब फूल की अवस्था निकल चुकी है, उसके बाद उसमें फल आने लग गए हैं, उसके अंदर दाने बनने लग गए हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें पत्तियां आने पर, जैसे ही पत्तियां आने लगती है उस समय पर। और लास्ट बात करें तो 100% फूल आने पर, मतलब सारे फूल आ चुके हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो हम बिल्कुल ही हटा देंगे, पहला जैसे पत्तियां आने पर और दूसरा फल आने पर, क्योंकि उस समय पर हमारी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। लेकिन कन्फ्यूजन होता है 50% फूल आने पर और 100% फूल आने पर। तो यहाँ से ध्यान रखिए, इसका सही आंसर है 50% फूल आने पर। ओके, तो हमें कब मिलाना है हरी खाद को मिट्टी के अंदर, जब हमारी फसल के अंदर 50% फूल आ चुके हैं उस समय पर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर साइंटिफिक नेम ऑफ सनहेम। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा किसका नाम हो गया, ग्वार का। सेकंड दिया हुआ है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, तो ये नाम किसका है, सनहेम का। विग्ना रेडिएटा किसका नाम था, मूंग का। और लास्ट है सेसबेनिया रोस्टाटा, जो किसका नाम था, ढेंचा का था। आई होप ये चारों नाम है वो आपको अच्छे से याद हो चुके हैं।
क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको सनई, ढेंचा, ग्वार या लोबिया जैसे नाम दिए जाए, वहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम भी दिए जा सकते हैं। इसीलिए आपकी जितनी भी फसलें क्रॉप्स के हमारे अपने सिलेबस के अंदर हैं, उन सभी के साइंटिफिक नेम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करें, रीज़न फॉर यूजिंग लेग्यूमिनस क्रॉप इन ग्रीन मैन्योरिंग, मतलब हरी खाद के लिए लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसलें उपयोग करने का मुख्य कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है अधिक कार्बनिक पदार्थ की वजह से, सेकंड है फूल या पुष्प अधिक आते हैं इसलिए, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट है पत्तियों की अधिक मात्रा की वजह से, या लास्ट है नाइट्रोजन स्तरीकरण की वजह से। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि नाइट्रोजन स्तरीकरण अधिक होता है, इस वजह से हम लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों के साथ कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें, विच प्लांट कैन फिक्स द नाइट्रोजन बाय लीव्स एंड स्टेम बोथ, मतलब ऐसा कौन सा पौधा है इन चारों में से जो कि अपने तने व अपनी जड़ें दोनों से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। ओके, तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, सनई, दूसरा ऑप्शन है कुसुम या फिर सैफ्लावर, तीसरा ऑप्शन है ढेंचा और फोर्थ है लोबिया। तो ध्यान रखेंगे, जो ढेंचा है वो क्या करता है, दोनों तरह से नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। ओके, और ढेंचा का नाम हमने क्या देखा अभी, सेसबेनिया रोस्टाटा। तो ध्यान रखिए, सेसबेनिया रोस्टाटा जो है वो अपने तने और जड़ दोनों से ही नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर के लिए। चलिए फिर बात करें, विच मेथड कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्कनिटी ऑफ द सॉइल, मतलब जो हमारी मृदा है उसमें जब क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है जिप्सम का उपयोग करें, दूसरा दिया है लाइम का उपयोग करें, तीसरा ऑप्शन है हरी खाद का उपयोग करना, और चौथा है हरी खाद और जिप्सम दोनों का उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि कौन सी विधि है। ओके, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो पहला तो जिप्सम, जो हम जानते हैं एल्कनिटी को कम करता है, दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है जो थर्ड ऑप्शन है हरी खाद का उपयोग करना। जैसे ही अपघटन होगा कार्बनिक पदार्थ का तो वहाँ पर एसिड बनेगा, और एसिड बनेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे मृदा की क्षारीयता कम हो गई। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें सही है। लाइम का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, हमारी मृदा की जो अम्लीयता है उसको कम करने के लिए। तो ध्यान रखें, यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, हरी खाद और जिप्सम दोनों का उपयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, विच ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कैन बी यूज्ड इन एरिड एरियाज, जो हमारे सूखे इलाके हैं, शुष्क इलाके हैं, जहाँ पर कम बारिश होती है, ऐसे क्षेत्रों में हरी खाद के लिए अच्छी फसल कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है ढेंचा, दूसरा ऑप्शन दिया है सनई, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पर अलसी, और चौथा ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया है ग्वार। तो ध्यान रखेंगे, ढेंचा जो है उसे भी पानी चाहिए, सनई है उसे भी पानी चाहिए, अलसी जो है वो रबी के अंदर होती है, और ग्वार जो है वो हमारी एरिड एरियाज़ में होने वाली एक दलहनी फसल है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ग्वार जो है उसको सही टिक करेंगे। ग्वार के ऐसे क्षेत्रों में उग सकती है जहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए ढेंचा की जगह हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, ग्वार जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो निम्न में से कौन सी फसल है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की नहीं है। ठीक है, तो पहली है ढेंचा, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसल है, दूसरी है सनई, ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, तीसरी दी हुई है अलसी, ये किसकी है, लिनिएसी फैमिली की फसल है, और फोर्थ है गुआर, जो ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसल है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया यहाँ पर, अलसी या फिर लिनसीड। ओके, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आपकी तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो